हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पे। इस चैनल के माध्यम से पिछले क्लासेस में हम लोग सीबीएसई में सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 के सेक्शन ए को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं, है ना। जो हम लोग का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता था एग्जाम में आने वाला है, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग सेक्शन बी यानी कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है देखिए, हम लोग कर रहे थे सैंपल क्वेश्चन पेपर 1, ठीक है, जिसमें हम लोग सेक्शन ए को कवर कर लिए। आज के क्लास में हम लोग सेक्शन बी कवर करेंगे, जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक सेक्शन ए को कवर नहीं किए हैं, वो जाइए पिछले वाले वीडियो में, वहां पे मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को अच्छे से कवर कर दिया है। हालांकि उसमें लगभग 17 से 18 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पैटर्न को पकड़िएगा, क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच पकड़िएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अभी आई थिंक हमको लगता है 17 से 18 दिन में 17 फरवरी को आपका पेपर है मैथ्स का। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉर्मूला को याद कर सकते हैं उतना ज़्यादा फॉर्मूला याद कीजिए। याद करने के बाद उसको कॉपी पे लिखिए, तो आपको क्या रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा। फॉर्मूला याद रखना अभी के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग सेक्शन ए कर चुके हैं, सेक्शन बी हम लोग आज करने वाले हैं। तो देखिए, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि शो दैट द नंबर शो दैट द नंबर 2 into 5 into 7 into 11 2 into 5 into 7 into 11 plus 11 into 13 is a composite number, is a composite number, ठीक है। इसमें कुछ कुछ 2 मार्क्स में कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ना आपको ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग पढ़े हैं कंपोजिट नंबर में कि कंपोजिट नंबर के पास क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। 2 फैक्टर से ज्यादा अगर किसी नंबर के पास फैक्टर है तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे गिवन में क्या है, गिवन में है 2 into 5 into 7 into 11 प्लस 11 into 13। तो यहाँ पे देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बीच में ये प्लस है, तो इस दोनों में देखिए यहाँ से 11 है और यहाँ से 11 है, तो 11 और 11 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 into 5 into 7, 2 into 5 into 7 और ये प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा 13, ठीक है। तो ये है आपका 11, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। अब देखिए 2 into 5 10, 10 into 7 70 और ये है 13। तो ये है आपका 11 और ये हो गया आपका 83, ठीक है। अब देखिए ये जो भी नंबर बनेगा, जैसे इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बनेगा, तो जो नंबर बनेगा वो 11 से डिविजिबल होगा और 83 से भी डिविजिबल होगा। कहने का मतलब कि इसके पास जो फैक्टर होगा, जैसे कि देखिए जो नंबर बनेगा ये 83 1 जा 83 कैरी 8
और 83 बन जाए 83 और कैरी 8 को जोड़ देंगे तो 91। ये 913 क्या बनेगा, नंबर बनेगा। तो क्या हमको प्रूफ करना है कि ये 913 एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 913 के पास जो फैक्टर है वो 11 इंटू 83 है, यानी कि 913 को हम 11 इंटू 83 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 11 भी इसका एक फैक्टर है और 83 भी इसका फैक्टर है। और हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, 1 जो होता है हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो इसमें क्या है 1 भी शामिल है, इसमें 1 भी शामिल है। ठीक है, तो इसके पास क्या हो गया, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर किसी भी नंबर के पास होता है तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब कि 11 और 83 तो है ही, इसके अलावा इसके पास 1 भी इसका अपना एक फैक्टर है। इसलिए इसके पास क्या है, 2 से ज्यादा यानी कि 3 फैक्टर है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो लिख देंगे इसको कि 913 has more than 2 factors। अब इसमें कौन कौन है, 1, 11 एंड 83। ठीक है, तो हेंस 913 is a कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि जिसके पास क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसी को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो 913 के पास 3 फैक्टर हो गया ना, एक फैक्टर 11 हो गया, एक फैक्टर 83 हो गया, इसके अलावा इसके पास 1 भी एक फैक्टर है, इसलिए क्या हो गया आपका, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ। बस इतना ही करना था इसमें। तो जितना क्वेश्चन पूछा है बस उतना ही करना है, ज्यादा अपने तरफ से इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही करिएगा, क्योंकि नंबर के हिसाब से ये 2 मार्क्स का है, तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। बस इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर में ज्यादा आप क्या कीजिएगा, इन्वेंशन नहीं कीजिएगा कि हाँ कि इसको इस तरीके से करेंगे उस तरीके से करेंगे। आप तभी कर पाइएगा एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन को जब तक आप उसको क्या कीजिएगा, ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं रखिएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं तभी उसको आप देखते के साथ तुरंत अटेम्प्ट कर पाइएगा, नहीं तो अगर वो नया क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका आ गया जिसको आप पहले कभी नहीं बनाए हैं और उस टाइप क्वेश्चन आ गया, तो उसको स्किप करके पहले उस क्वेश्चन को बनाइएगा जो आप पहले बना चुके हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में यही होगा कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है, एक भी क्वेश्चन आपको नया दिखा, ऐसा लग रहा है कि हाँ कि इसके पहले हम क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं, तो वो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और हो सकता है कि बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी करे। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आप पहले से बना चुके हैं, बहुत बार बनाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके बाद जो नया क्वेश्चन है उस पर दिमाग लगाइएगा, टाइम बचेगा तब। टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलना है ताकि क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाए। हालांकि एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में तो और करके भी क्वेश्चन मिलता है कि 2 क्वेश्चन में से कोई एक बनाइए। तो यहाँ पे क्या है, और वाला क्वेश्चन को देख लेंगे कि जो मतलब कि हमको आ रहा है पहले उसी को बनाएंगे, और जो इजी वे में बन जाए उसी को क्या करना है, बनाना शुरू कर देना है, ये नहीं कि टफ वाला उठा लिए। तो जो आसानी से बन जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक प्रूविंग वाला आ गया और एक आ गया क्या, स्टैटिस्टिक्स का मीडियन निकालने के लिए आ गया। तो प्रूविंग वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, आदमी तो बच्चा तो प्रैक्टिस करके जाता है पूरा, तो प्रूविंग वाला को पहले बना दीजिए और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन को हटा दीजिए, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को नहीं बनाइए, क्योंकि उसमें हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो जाए, लेकिन प्रूफ करने वाला में कुछ एरर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एग्जामिनेशन के पहले पूरा का पूरा उसको अपने अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसलिए हमको जो क्या रहता है, याद रहता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को चूज भी करना है, ठीक है, ताकि गलत कहीं से ना हो। तो यह है आपका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का है, कंपोजिट नंबर पे पूछा गया है कि यह कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं। ठीक है,
और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन यही होता है कि जिस नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by, which is divisible by, which is divisible by, which is divisible by both 306 and 657, 650। देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि सबसे छोटा नंबर आपको बताना है कि जो 306 और 657 दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हम लोग जानते हैं कि वो सबसे छोटा नंबर कौन होगा, इसका एलसीएम। तो हमको क्या क्या करना, क्या है, इस दोनों का एलसीएम निकाल देना है, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए लिखेंगे कि द, यहाँ पे सॉल्यूशन में कि द smallest number, the smallest number which is divisible by any numbers, any टू नंबर्स, या एनी कितना भी नंबर रहेगा उसका हम एलसीएम ही निकालेंगे। तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एनी, यहाँ पे टू लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे टू नंबर बोला है ना, तो एनी टू नंबर इज दियर एलसीएम। पहला बात तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालिए इसका 306 एंड 657 का। अब देखिए तो 306 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे और 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे तो साइड में क्या कर लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 से 153, ठीक है, फिर 3 से 51, फिर 3 से 17। इसके अलावा तो नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 से किए तो ये 153 बार में, 3 से करेंगे तो ये 51 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 17 बार में, यानी कि 306 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3, 2 3 है ना, तो 3 का पावर 2 इंटू 17। उसी टाइप से 657 को करेंगे तो देखिए कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 बार में, 1 बार में, 9 बार में, ठीक है, फिर 3 से 7 बार में, 3 बार में। अब किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा ना, 73 से ही लगा दीजिए क्योंकि 73 भी अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर ही है। यानी कि 657 को हम लिखेंगे 3 का पावर 2 इंटू 73। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर वाले को, और जो बच जाता है उन सबको भी हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो भी नंबर आया है सबको इंक्लूड कर लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पे 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं,
सबसे पहले कि जो कॉमन नंबर है पहले उसको ले लीजिए, तो 3 का पावर 2 कॉमन ले लिए। अब जितना बच गया है नंबर सबको ले लीजिए, यानी कि यहाँ पे एक 2 है तो 2 ले लीजिए, उसके बाद 17 है तो 17 ले लीजिए, फिर 73 है तो 73 ले लेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 17, तो इसको क्या करते हैं, अच्छा इसको भी 2 इंटू 17 ही रहने देते हैं। अब देखिए हम लोग 73 का टेबल नहीं जानते, तो हम 73 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा। अच्छा इसको ये देखिए, इसको ऐसे लिख देते हैं 18 इंटू 73 इंटू 17। अब देखिए पहले 18 को 73 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 तिया 54, हाथ में 5, 18 से कितना हो गया 128 ना, 126, 18 सत्ते 126, 56 हाथ में 5, हाँ 126 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 131 और गुने 17। अब 17 चौके 68, हाथ में 6, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, हाथ में 2, 17 तिया 51, 51 में 2 जोड़ देंगे तो 53, हाथ में 5 और 17 एकम 17 5 22। ये गया आपका क्या आंसर, यानी कि ये सबसे छोटा नंबर है जिस जो क्या कर देगा इसको और ये दोनों क्या कर देगा इसको डिवाइड कर देगा, सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो यही हो गया आपका क्या आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 22338, 22338, यही है आपका आंसर, ये सब नहीं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका क्या HCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चन, कि अगर कभी भी पूछे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 557, मतलब इस दोनों नंबर से वो कौन सा नंबर सबसे छोटा है जो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे इस दोनों का जो सब एलसीएम होगा वही सबसे छोटा नंबर होगा, जिससे ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या कर देगा इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या इसका सॉल्यूशन, इतना ही बनाना। हालांकि इफ स्टेटमेंट नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हाँ कि इस दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एनी टू नंबर इज देयर एलसीएम, मतलब कि इसका एलसीएम ही वो नंबर होगा सबसे छोटा जिससे क्या हो जो क्या कर देगा ये दोनों को, ये दोनों से क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट origin with center at the origin center at the origin if the line L given by if the line L is given by x plus 5 is equal to 5, x plus y is equal to 5 is tangent to the circle is tangent to the circle at point P at point P। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको फिगर भी दिया हुआ है, जैसे कि आपका सर्कल है
और इसका टेंजेंट है ये, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, ये है आपका सेंटर ओ, ये है आपका रेडियस। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि यही है आपका ओरिजिन 0,0, और ये आपका दिया हुआ है पी पॉइंट है जो है 3A, ये दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन ही क्या है, मतलब इसका सेंटर ही क्या है, इसका ओरिजिन। इसीलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0, तो यहाँ पे ये 0,0 हो गया। और इफ द लाइन एल, इफ द लाइन, ये जो लाइन है ना इसको एल डिनोट किया, एल से, तो लाइन इज गिवन बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि इस लाइन एल का जो इक्वेशन है वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है इज टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब यही क्या है, सर्कल है, एल जो है ना इस सर्कल का टेंजेंट है एट पॉइंट पी पे। तो आपको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा, यानी कि ओपी बताना है, ओपी, यही तो आर के बराबर है, और यही आपको बताना है। तब देखिए इस पॉइंट पे पी 3,A क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, और इस लाइन का इक्वेशन भी क्या है, x, y है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे क्या है p, y है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए अगर कोई भी पॉइंट लिखा जाता है तो पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है p 3,A, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 3, और y का वैल्यू क्या हो गया a, तो इसलिए इस x बराबर 3 और y बराबर a यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू a, ठीक है। तो x के जगह पे 3, y के जगह पे a, ये 5 हो गया, इस 3 को उधर भेज देंगे, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो देयर फोर a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, p जो है वो 3A है, लेकिन हमसे ये थोड़े पूछा है, हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस, ओ से पी तक का डिस्टेंस यानी आर, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए ओपी, ओपी, ओपी का डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर है, तो ओपी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से। और हम आपको बताए हैं, जब आप मेरे शॉर्ट्स में जाइएगा, इस चैनल में जाइए और जाकर के शॉर्ट्स देखिए, वहां पे हम बताए हैं कि अगर कोई भी डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हम अपने शॉर्ट्स में बताए हुए हैं वहां पे कि अगर मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट में से एक पॉइंट आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे अगर हम लोग इस फॉर्मूला पे भी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में, कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर मेरा गलत नहीं होगा। लेकिन हम वहां पे बता चुके हैं कि अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो और एक पॉइंट आपका ओरिजिन से रिलेट कर रहा है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 3, वाई का वैल्यू कितना है 2, इसको सॉल्व कर देंगे। तो रूट अंडर एक्स के जगह पे है 3, तो 3 का स्क्वायर, वाई के जगह पे है 2, तब 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 यूनिट क्या है, इसका आंसर है। तो यही आपका रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रूट अंडर 13, ठीक है। तो यह है आपका क्या आंसर,
ठीक है, और ये आपका क्या है, सीबीएसई का सैंपल पेपर में ही क्वेश्चन है, और इस सब क्वेश्चन का आने का चांसेस ज्यादा है, इस सब एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये अपने मन से क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया गया है, सीबीएसई ही क्या किया, सैंपल पेपर में ऐड किया है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सब पूछा जाए, या हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। तो इसीलिए सब क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है सब एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, कोई फालतू का क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं करवा रहे हैं। सबका सब क्या है, आपके सीबीएसई के द्वारा ही बनाया गया, और सवाल का सैंपल पेपर है, उसमें सारा का सारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको इस टाइप से क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इफ द zeros of the quadratic polynomial, if the zeros of the quadratic polynomial, x square plus a plus 1x, x square plus a plus 1x plus b are 2 and minus 3, are 2 and minus 3, 2 and minus 3, then find the value of a and b. Then find the value of a and b. ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या गिवन, हम लोग को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। अब देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए आपका अल्फा और बीटा दो रूट दिया रहे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है वो है 2, और बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है -3। तो हम क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा है आपका 2, तो 2, बीटा है आपका -3, तो -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है कितना 2 और बीटा है -3। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस -1x और प्लस ये आ गया आपका -6। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस -1x प्लस -6। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे है a प्लस 1, यहाँ लिख दीजिए कंपेयरिंग। जब कंपेयर कर रहे हैं तो a प्लस 1 जो है वो यहाँ पे -1 के इक्वल है। ठीक है, +1 था कि -1 है।
कंपेयर करेंगे तब देखिए, कंपेयर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ए यहाँ पे है, ये है -1, इसको उधर भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया -2 ए। और जब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो बी आपका डायरेक्ट क्या आ रहा है, -6, तो ये आ गया आपका क्या आंसर, ए बराबर -2 और बी बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना कितना क्वेश्चन था, 1 2 3 4, 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, 3√2 इक्वल टू 0। देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, नेचर ऑफ रूट। तो देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट में क्या क्या बातें होती है। तो नेचर ऑफ रूट्स, जैसे कि कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट हम लोग बताते हैं इसके डिस्क्रिमिनांट से। तो इसका डिस्क्रिमिनांट अगर हम निकालते हैं d, तो देखिए अगर d निकालेंगे तो ये 3 केस में आएगा। हो सकता है कि d जो है 0 से बड़ा आ जाए, d 0 से छोटा आ जाए, या d 0 के बराबर आ जाए। यही 3 कंडीशन हो सकता है ना, कि अगर हम इसका डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट d निकालते हैं, तो हो सकता है कि इसका जो d है वो 0 से बड़ा आ जाए, या d जो है 0 से छोटा आ जाए, या d 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो जो अगर d 0 से बड़ा आएगा तो इसका जो रूट का नेचर होता है ना, वो होगा रियल एंड अनइक्वल। अगर d से छोटा आ गया तो नॉट रियल एंड अनइक्वल, और अगर d बराबर 0 आ गया तो आपका हो जाएगा रियल एंड इक्वल। ये 3 चीज है। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमको उसका क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो गिवन में क्या है, गिवन में है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a बराबर कितना है 1, कुछ नहीं है तब, b बराबर कितना है -4, एंड c बराबर कितना है 3√2। तो जब यहाँ से d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे कितना है 1, c की जगह पे कितना है 3√2। तो -4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस 4 तिहाई 12√2। तब ये क्या आ गया, अगर मान लीजिए √2 का वैल्यू भी लेंगे तो √2 का वैल्यू होता है 1.41। ठीक है, 1.41, तो यहाँ पे 16 हो गया माइनस 12 गुने 1.41। तो यहाँ पे देखिए 12 एकम 12, हाथ में कितना 1, 12 चौके 48 है, 1 49, हाथ में कितना 4, 12 एकम 12, 4 16। तो ये देखिए कितना आ गया, यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 16.92।
तो ज्यादा है, यानी कि ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा इसका मतलब है कि डी जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, रूट जो होगा वो आपका नॉट रियल और अनइक्वल होगा। यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, तो यह है आपका क्या आंसर। इसको नोट कीजिए। इसी टाइप से आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इसको नोट कीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेलुएट 2 sin 30 डिग्री 2 sin 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन। तो देखिए, इसको तो आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन और गिवन में क्या है, बस इसी टाइप से लिखना है आपको। गिवन में है 2 sin 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, सबका सिर्फ वैल्यू रखना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा इसमें, और तो कुछ करना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू है 1/2। ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस 3 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है क्या 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू सेक 30 का वैल्यू होता है क्या 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा √3 माइनस यहाँ पे है 3 और ये हो गया आपका क्या 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से आया √3 और यहाँ से आया 1। यही √3 माइनस 1 आपका क्या है आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो इसी टाइप से एंगल वाला जो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है उसमें आप क्या कीजिएगा, सीधे एंगल का वैल्यू रखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, उसमें कुछ ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जहां दिखे उसको एकदम सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो क्या होता है कंपैरेटिवली दूसरे क्वेश्चन से इजी होता है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा सा ज्यादा पकड़ रखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से बने। और एंगल वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें तो कुछ है ही नहीं, बस वैल्यू रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। हालांकि आपको वैल्यू याद होना चाहिए, तो जितना ज्यादा आप क्या कीजिए वैल्यू को रिवाइज करते रहिए, एंगल का वैल्यू याद करते रहिए। और हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ sin x इज इक्वल टू 7/15, इफ
साइन एक्स इज इक्वल टू 7/50 नहीं है, 25 है। 25 तो आपको बताना है, तब आपको बताना है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको ढेर सारा मिलेगा, ठीक है। तो ये निहायती क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको बनाने का अप्रोच पता रहे। तो यहाँ पे देखिए, इसको दो तरीका से बना सकते हैं कि अगर हमको साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स कॉट एक्स चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास पी का भी वैल्यू होना चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस भी होना चाहिए, और आपके पास बेस भी होना चाहिए। अगर आपको तीनों मिल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इजी वे में यहाँ पे पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो क्या कीजिए, इसी को छोटा बना लीजिए। जब इसको आप छोटा बनाइएगा तो वहां से क्या कीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा, अगर इसको आपको सॉल्व करना आता है तब। तो देखिए, पहला सॉल्यूशन में हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 7/25। जैसे कि अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, मान लेते हैं कोई भी एंगल है, तो ये तो आपका एच है, यहाँ पे हम एंगल एक्स मान लेते हैं, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, ये है आपका बी, और ये एच आपका फिक्स है। और साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाई एच। तो कहने का मतलब इसका पी कितना है, 7, और एच कितना है, 25। ठीक है, ये 25 है तो आपका 7 है, तो हमको बी निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर पी कितना है, पी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, ये तो निकालना है। 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, और बी स्क्वायर, अभी आ गया आपका 625, इसको इधर लाएंगे तो ये -49 हो जाएगा, और बराबर बी स्क्वायर। अब देखिए 625 में से 49 घटाएंगे तो 576 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो इक्वल के दूसरे साइड में आएगा, तो रूट, ये बी हो गया, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू 24। तो देखिए बी 24 है, पी 7 है, एच 25 है, तो सब मिल गया आपको। अब आप आसानी से क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। अब चाहिए तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए, और नहीं तो इसको भी आप छोटा बना सकते हैं, बात एक ही है। तो देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है, इनटू कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, ठीक है, टेन का फॉर्मूला पी बाई बी, कॉट का फॉर्मूला इसका उल्टा बी बाई पी। बस सबका वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए पी बी अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पे बी से पी का एलसीएम ले लेंगे तो बी पी हो गया। अब देखिए बी से बी कट गया, बचा क्या, पी, तो पी ऊपर दे देंगे, तो पी स्क्वायर। अब बी, पी से पी कट गया तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बीपी से बीपी कट गया, तो नीचे आ गया 1/h स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी क्या होता है, एच स्क्वायर, यहाँ से भी कट गया, आंसर आपका आ गया 1। तो इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। हालांकि आपको ऐसे प्रूफ नहीं करना था, आपको ऐसे वैल्यू नहीं निकालना था, आपको वैल्यू रख करके सॉल्व करना था, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स बराबर 7/5 दिया हुआ है। आप चाहते थे इसको डायरेक्ट सॉल्व करिएगा तो आपका एक आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इसका वैल्यू भी रखेंगे तो यहाँ पे एक ही आंसर आएगा। तो हमको वैल्यू रख के सॉल्व करना था, ना कि हमको इसको प्रूव करना था। हमको यहाँ से काटे तो क्या हो गया, 1 आंसर आ गया, लेकिन हमको इस टाइप से नहीं करना था, हमको करना है वैल्यू रख के। तो सबका वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए P बाई एच, तो P है 7, H है 25, गुना B बाई एच, B है 24, H है 25। अब यहाँ पे आइए, P है आपका 7 और B है आपका
24 प्लस बी है आपका 24 और पी है आपका 7। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख देते हैं 7 गुने 24 और नीचे 25 गुने 25। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 24 गुना 7, 24 से 24 कट गया, 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 प्लस यहाँ पे 7 से 7 कट गया तो 24 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 576। अब देखिए इसको 7 गुने 24 रहने दीजिए और नीचे हो गया 25 गुना 25 625 गुना, ऊपर जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 625 और नीचे हो गया 24 गुना 7। देखिए 625 से 625 कैंसिल, 24 गुना 7 से 24 गुना 7 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आप चाहते तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमको क्या दिया था यहाँ पे साइन का वैल्यू दिया था, रेशियो दिया था, इसलिए हम क्या किए हैं इसको रेशियो से सॉल्व किए हैं। तो हम लोग का जो सेक्शन बी वाला पार्ट है सैंपल पेपर 1 में हम लोग से 7 ही क्वेश्चन पूछा था, हम लोग 7 क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो इसको इसी टाइप से बनाना है। तो हम लोग अभी सेक्शन सी को अभी नहीं करेंगे, हम लोग सेक्शन सी को अपने अगले वाले क्लास में करेंगे। तो आप सेक्शन बी को यानी कि आज के लेक्चर को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अच्छे से कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। बाकी जो सेक्शन सी है 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में सेक्शन सी यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में।